नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान इस वक्त आप लोगों के सामने आ चुका है। ज़रूरतमंद पहाड़ी इलाक़ों में हर साल बड़े पैमाने पर ये गोश्त तकसीम किया जाता है, लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है फ़ौरी तौर पर ले लें, पेशगी तौर पर ले लें। आखिरी अय्याम में पहले दिन के लिए नाम दर्ज करवाना मुश्किल होता है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात उसमें मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ख़बर इस वक्त आ रही है, आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त तनाव का माहौल बना है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका के 2 कश्तियों को जो आबनाए हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश कर रहा था उस पर हमला किया गया है। इस वक्त 2 अलग अलग चैनलों ने अलग अलग वीडियो शेयर किए हैं। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियोस को शेयर करते हुए ही दावे किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका इससे टोटल जो है इनकार कर रहा है कि उसकी किसी भी कश्ती पर हमला हुआ है। 2 मिसाइल दागे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। भारत की भी मुख्तलिफ अखबारात ने ईरानी एजेंसी फारस और तस्नीम के हवाले से इसकी जो है तफसीलात फराहम कर रहे हैं। ईरान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि अगर अमरीकी अफवाज अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुई तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरानी खबररसा एजेंसी का ज़राए के हवाले से मानना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया। अमरीकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हुआ। ईरान ने ऐलान किया था कि अबनाए हुर्मुज़ से कोई भी बग़ैर इजाज़त नहीं गुजर सकता। ईरान का कहना है कि हिदायत नज़रअंदाज करने वाले को फ़ौज फैसला कुन जवाब देगी। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, 2 जहाज़ों पर होने वाले हमलों के बाद अब एक बार फिर पूरी तरह से आबनाए हुर्मुज़ में तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका इस बात से मना कर रहा है कि उसकी किसी कश्ती पर हमला हुआ, लेकिन ईरानी अखबारात मुख्तलिफ़ किस्म की तफसील इस वक्त फराहम करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त TRT ने भी जो है पूरी तरह से एक ख़बर दी है। एक सीनियर ईरानी कानून साज ने ख़बरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के इंतज़ाम में अमेरिका की किसी भी शमूलियत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी माना जाएगा। उन्होंने इस आबी गुज़रगाह में वाशिंगटन के मुजव्वज़ा किरदार को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के नए बहरी निज़ाम में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी समझा जाएगा, जिसके चलते आज फिर से ये 2 अहम तरीन ख़बरें आ गई। अब देखना है कि ये सूरत हाल वाकई में इस पर हमला हुआ है तो क्या अमेरिका इसका जवाब देगा या वो जो है पीछे हट जाएगा और फिर मुज़ाकरात के टेबल पर आएगा। नाज़रीन गिरामी, क्यूबा ने आज फिर से एक बयान जारी किया है और कहा है कि क्यूबा पर हमला करने के लिए इस वक्त अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है। उसका ईरान पर और दीगर ममालिक पर हमला करके मन नहीं भरा तो क्यूबा को जो है तबाह करने पर तुला हुआ है। क्यूबिन सदर मैगुएल डायज़ कैनेल ने हवाना में एक बैनुल-अक़वामी एकजहती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अपने मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुदाखलत के लिए बहाना तलाश कर रहा है। फिदेल कास्ट्रो की पैदाइश की 100 साला यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकिदा एक इज्तिमा से खिताब करते हुए डायज़ कैनेल ने अमरीकी पॉलिसियाँ तनकीद का निशाना बनाए और क्यूबा को ख़तरा करार देने वाली वाशिंगटन के प्लान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें अपने लिए गैर मामूली और गैर रिवायती ख़तरा करार नहीं देता। हम पर एतमाद है कि ये अमरीकी आवाम का जज्बा नहीं बल्कि एक बहाना है जिसे अमरीकी हुकूमत ने हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक सवाल उठता है, ख़तरा क्या है? इस ख़तरे में क्या गैर मामूली बात है? मैं ये सवाल रोज़ाना अपने आप से पूछता हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई वजह नहीं जो क्यूबा के ख़िलाफ़ फ़ौजी हमले को जायज़ साबित करे। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है अमेरिका को कोई वजूहात नहीं चाहिए होती हैं, उसको बस इतना वजह चाहिए कि किसी ज़मीन पर तेल हैं, ज़खायर हैं, कुदरती ज़खायर हैं, तो कोई ना कोई बहाना करके कभी न्यूक्लियर का, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, कभी औरतों पर होने वाले जुल्म सितम, कभी जमहूरियत,
को जो है आड़ बनने वाले फैसले, इस तरह की चीज़ें बना करके वो हमले कर देता है, जैसे ईरान पर किया, इससे पहले ममालिक पर किया, अब क्यूबा जो है उसकी नज़रों में आया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दुनिया कब तक खामोश रहेगी अमेरिका की इस दरिंदगी को लेकर के, ये इस वक्त सवालात आलमी मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ममलिकत के बेशतर इलाकों में पीर से यानी आज से आइंदा जुमे तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कौमी मरकज़ के एक अकाउंट पर बयान में कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा, असीर, रियाद, हाइल, मदीना मुनव्वरा, तबूक वगैरह में मूसलाधार बरसात हो सकती है। लिहाजा जो है इसमें ज़ालाबारी भी हो सकती है, सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात हैं, साहिली मकामात पर ऊंची लहरों का भी इम्कानात हैं। मरकज़ ने शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो वेबसाइट, सोशल मीडिया और एप्लीकेशन के ज़रिए मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट्स और इंतबाहात पर अमल करें। बिलखुसूस इस वक्त जो आज़मीन हज मुख्तलिफ ममालिक से पहुँचे हुए हैं उनको भी जो है गाइडलाइन शेयर की गई है, नोटिस और अपील की गई है कि वो भी इस सिलसिले में आगाह होते रहें ताकि किसी मुसीबत में ना फंस सकें। उधर नाज़रीन गिरामी, क्रूज़ शिप पर हंटा वायरस फैलने की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक्सर हम जो पानी में कई महीनों तक, कई दिनों तक जो है सयाहत के गर्ज से बड़े बड़े क्रूज़ शिप जो जाते हैं, इनके हवाले से इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि बहरे ओकियानूस में क्रूज़ शिप पर 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से एक केस के लेबॉरेटरी रिपोर्ट में हंटा वायरस की तस्दीक हुई है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर चूहों के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल होती है। ये वबा MV हॉर्नेट्स नामी जहाज़ पर फैली जो अर्जेंटाइन के शहर ओशावाया से केप वर्डी की तरफ सफ़र कर रहा था। आलमी इदारे सेहत का मानना है कि अब तक हंटा वायरस के केस की लेबॉरेटरी से तस्दीक हो चुकी है, जबकि मज़ीद 5 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। जोहान्सबर्ग में ज़ेर इलाज मरीज़ का हंटा वायरस टेस्ट मुस्बत सामने आया है, ये बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के बड़े बड़े क्रूज़ शिप में जो सयाहत के लिए मशहूर होते, कई दिनों तक पानी में टहलते रहते हैं, अलग अलग जजीरे वगैरह में जाकर के अय्याशियाँ सयाहत होती रहती है। जाहिर सी बात है कि एक ही मुमकिन तौर पर हवा साजगार ना होने और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी जो यहाँ पर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी खबरें, अब ये मुहलिक बीमारी फैलने के बाद एक बार फिर क्रूज़ शिप में सयाहत क्या वाकई इंसान के लिए सही है? कई दिनों तक इस तरह रहना और भी बहुत सारी जो है सवालात और इतराज़ात किए जा रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाला जदीद तरीन जहाज़ ग्रीन सिग्नल का मुंतज़िर है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। जर्मन वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि बहरिया का बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाला जहाज़ फोल्डा केल नेवल बेस से बहरे रूम की जानिब रवाना हो चुका है। ये इक़दाम दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में से एक आबनाए हुर्मुज़ में उसकी मुमकिना तैनाती के सिलसिले में इब्तिदाई तैयारी का हिस्सा है। वजारत ने आज पीर के रोज़ एक बयान में वाज़ेह किया, एक नक़्ल हरकत पोजिशनिंग के तयन के लिए एक इब्तिदाई कार्रवाई के तौर पर की जा रही है। बयान में इस बात की निशानदेही की गई आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की असल तैनाती के लिए जर्मन पार्लियामेंट की मंजूरी दरकार होगी, जो कि बैरून मुल्क फौजी कार्रवाइयों पर आयद कानूनी पाबंदियों की अक्कासी करती है। फोल्डा जहाज़ क्या है? नाज़े, फोल्डा जहाज़ का ताल्लुक जर्मन बहरिया के बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाले जदीद तरीन जहाज़ों की ज़ुमरे से है। इसे ख़ास तौर पर समंदरी बारूदी सुरंगों को खोज लगाने, उन्हें नाकारा बनाने या हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मकसद के लिए सोनार और रिमोट कंट्रोल सिस्टम जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ये जहाज़ अपनी तामीर में गैर मिकनातीसी मवाद जैसे कि फ़ाइबर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि मिकनातीसी लहरों से मुतहर्रिक होने वाले हसास बारूदी सुरंगों के फटने के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा ये छोटे बहरी रोबोट से लेस होते हैं जिन्हें इंतहाई दुरुस्तगी के साथ बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने के लिए दूर बैठकर कंट्रोल किया जाता है। बारूदी सुरंगें साफ करने वाले ये जहाज़ बहरी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने वाली किसी भी मुहिम का लाजमी हिस्सा होते हैं, ख़ासतौर पर तनाज़ात वाले इलाकों में जहाँ बारूदी सुरंगें जहाज़रानी को मुअत्तल कर सकती हैं या तिजारती और फौजी जहाज़ों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। दूसरी जाए आबनाए हुर्मुज़ का शुमार दुनिया के हसास तरीन आबी गुजरगाहों में होता है, क्योंकि समंदरी रास्ते से होने वाले आलमी तेल की तिजारत का तकरीबन 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता महीनों के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान महाज़ारई के पस मंज़र में आबी गुजरगाह में तनाव में इजाफा देखा गया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ईरान ने इस वक्त जो है वहाँ पर वो सारी चीज़ें इस वक्त बिछा दी हैं जिससे अगर गुजरना कश्तियों के लिए बहुत ही मुश्किल है।
ऐसे में अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने जो मुज़ाकरात की जिसमें एक शर्त ये भी रखी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ जो बिछाई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ों को अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर के उसको साफ़ करेंगे। यानी मतलब ये है कि जो है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो बारूदी सुरंगें जिसको बिछाया गया है ताकि वहाँ से कोई कश्तियाँ ना गुजरें, तो उसको साफ़ करने के लिए अमेरिका भी ईरान दोनों मिलकर के काम करेंगे। ये उस शर्त पर मौजूद, उस तजावीज़ में मौजूद है जिसको ईरान ने अमेरिका की तरफ भेजा है। तो ऐसी सूरत में हाल में शायद इसीलिए जो है इस कश्ती को, इस जहाज़ को जो है जो बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाला है, उसको अमेरिका के इशारे पर जर्मनी ने आबनाए हुर्मुज़ की जानिब भेजने का फ़ैसला लिया है। इस तरह की भी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज भारत में जिस तरह से जो है 5 रियासतों के मुख्तलिफ जो भी रिज़ल्ट सामने आए हैं इंतखाबात के, इलेक्शंस के, वो आप लोगों के सामने हैं और जाहिर सी बात है कि जिसके इम्कानात थे आसाम में भी आ गए और जो है इस वक्त मगरबी बंगाल में भी बढ़तरी हासिल है। जिस तरह हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। एक बात इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर आ रहा है और वो ये है कि मगरबी बंगाल की इंतखाबी नताइज वाज़ेह और एक तरफा दिखाई देते हैं। बीजेपी को नुमायां बढ़तरी हासिल दिखाई दे रही है और सीटों के लिहाज से उस जीत को ज़बरदस्त करार दिया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आंकड़ों को थोड़ा बारीकबीनी से देखा जा रहा है, कहानी उतनी सीधी नज़र नहीं आती। असल खेल सीटों का नहीं, वोटों का है और ये वो जगह है जहां बंगाल का ये इंतखाब दूसरी रियासतों से अलग है। सादा अल्फाज में बीजेपी को तकरीबन 13.9 मिलियन वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 12.6 मिलियन वोट मिले हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों में सिर्फ 1.2 से 1.3 मिलियन वोटों का फर्क है। आमतौर पर इतना छोटा मार्जिन असेंबली में करीबी मुकाबले की निशानदेही करता है, जिसमें सीटें तकरीबन यकसा तौर पर तकसीम हो जाती हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। यहां इस छोटे से वोट के फर्क ने 100 से 85 से 100 सीटों का बड़ा फर्क पैदा कर दिया। तो यहीं से पूरा इलेक्शन का नक्शा बदल गया। ये वो नुक्ता है जहां पूरी कहानी बदल जाती है। सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि इलेक्शन किसने जीता है, ये देखना भी जरूरी है कि वो कितने वोटों से जीते हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर में फर्क ज्यादा अहम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक बीजेपी ने तकरीबन 45% वोट हासिल किए, जबकि टीएमसी को 40.83% यानी सिर्फ 4% का फर्क है। लेकिन नशिस्तों का फर्क इस छोटे फीसद से कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह कैसे हुआ? क्या इसकी वजह महज इंतखाबी निज़ाम है या इसके पीछे कुछ और है? हिंदुस्तान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का निज़ाम है, यानी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार सीट जीतता है, चाहे मार्जिन बहुत कम हो। इस निज़ाम में अक्सर छोटी बढ़तरी भी बड़ी सीटों में बदल जाती है, लेकिन बंगाल में इसका असर मामूल से थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। तज्ज़ियाकार इसकी वजह सिर्फ हुकूमत मुखालिफ नहीं, इनका मौक़िफ़ है कि इस बार कुछ साख्ती तब्दीलियों ने इंतखाबी नताइज को मुतासिर किया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी या क़ियादत की थकावट का मामला नहीं है, खुद वोटर के ढांचे में तब्दीली लाई गई है और वो है SIR। इस पूरे इलेक्शन में SIR एक बड़ा उनसुर था। जब वोटर लिस्ट पर नजरसानी की गई तो तकरीबन 9.1 मिलियन वोटर्स को फहरिस्त से निकाल दिया गया। इनमें से तकरीबन 2.7 मिलियन मुतनाज़े थे, दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को हज़्फ करना कोई मामूली बात नहीं थी। हतमी इंतखाबी आदाद शुमार से मुआवजना किया जाए तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जबकि कुल वोटों में फ़र्क सिर्फ 1.2 मिलियन है। 9.1 मिलियन वोटरों की तादाद एक काबिल ज़िक्र तादाद है। अगर इन वोटों की थोड़ी सी तादाद भी एक पार्टी की तरफ जाती तो बहुत सी नशिस्तों के नताइज बदल सकते थे। मतलब ये हुआ कि SIR के जरिए से जबरन TMC के वोटरों को हज़्फ करने की साजिश रची गई है। इस तरह के तबसरे सामने आ रहे। ये कहना गलत ना होगा कि वोटर टर्नआउट में इस कमी का सीटों के नताइज पर खासा असर पड़ सकता था। कम से कम 50-50 तो हो सकता था। यहां टोटली एक तरफा नताइज सामने आने के बाद बीजेपी का पूरी तरह से बंगाल में इस तरह वोट हासिल करना और मुकम्मल तौर पर वोट हासिल करने को, जहां हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत सारी अलग अलग तरह की साजिशें बताई, वहीं पर सबसे असल मार भी जो है SIR की वजह से हुआ है। ये भी इस वक्त जो है तबसरे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल में इंतखाब सिर्फ कौन जीता के बारे में नहीं है,
ये इंतखाब इस बात की भी निशानदेही करता है कि इंतखाबी रियाजी किस तरह से बदल रही है, पूरा निज़ाम किस तरह बदला गया, वोटों को किस तरह काटा गया, किन किन इलाकों में काटा गया, कितने वोटरों को काटा गया, उन वोटरों को काटने की वजह से टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। जब पूरा नताइज निकाल लेते हैं तो तब ये बात समझ में आती है। टीएमसी ने पहले नुमायां बढ़तरी हासिल की थी, लेकिन इस बार तस्वीर उलट गई। 2021 के इंतखाबात में टीएमसी ने तकरीबन 60 लाख वोटों से बीजेपी को शिकस्त दी। वोट शेयर के फर्क के साथ तकरीबन 10%। इस वक्त टीएमसी को भी 140 से ज्यादा सीटों की बढ़तरी हासिल थी उस वक्त 2021 में। उसके मुकाबले में इस बार सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। वोटों का फर्क बहुत कम है, लेकिन सीटों का फर्क बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि वोटों और सीटों के दरमियान तवाजुन बिगड़ता हुआ नजर आता है। यही वजह कि इस इलेक्शन को महज लहर या मैंडेट कहना हकीकत की मुकम्मल अक्कासी नहीं करता। इस बार कई सीटों पर मुकाबला बहुत करीब था। छोटे मार्जिन ने सीटों का फैसला किया। जहां बीजेपी मामूली बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही, वहीं उसने सीट जीत ली जहां पर टीएमसी या फिर वोटरों के वोट काटे गए थे। तमाम कई जगहों पर टीएमसी को मामूली फर्क से शिकस्त होने का मतलब यह है कि इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने उन सीटों पर होमवर्क कर लिया था कि कहां कितने सीट कम होने से जो है बीजेपी की जीत हो सकती है। क्या उसी के मुताबिक वोट काटे गए? ये मुसद्दिका इस तरह नहीं है, इस तरह एक तबसरा है जीत होने के बाद। जब आप पूरी तरह से सेटअप को समझते हैं और जो है वोटिंग परसेंटेज को निकाल लेते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कब किसको कितने वोट मिले, कितने कम मिले और साबिका में कितने मिले थे, इसका तवाज़ुन और मुआवजा ना करते हैं, तब समझ में आता है कि कहां कहां और कैसी कैसी साजिश रची गई है। बीजेपी ने बूथ की सतह पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और उन इलाकों में कदम जमाया जहां पहले टीएमसी का गलबा था। दूसरी तरफ टीएमसी ने कुछ इलाकों में अपनी बढ़तरी बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद की। ताहम इसका मतलब यह नहीं कि टीएमसी पूरी तरह से कमजोर हो गई। तकरीबन 41% वोटों के साथ एक बड़ी सियासी कुव्वत बनी है। यानी कि जीत दर्ज करने का मतलब यानी सिर्फ इतना फर्क है कि 4% वोट ज्यादा बीजेपी को मिले हैं। यानी हुकूमत बनाने के लिए जितने वोट जो इस वक्त बीजेपी बना रही है, उसी तरह की तादाद इस वक्त टीएमसी के पास भी मौजूद है। यानी वो एक मजबूत अपोजिशन बनकर के उभरी है। यह आदाद शुमार बताते हैं कि रियासत में अब भी मजबूत वोट बैंक है टीएमसी का। ताम सीटों के लिहाज से वो पीछे रह गई, जो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस तरह से किस तरह जो है वोटों के कुछ फर्क के साथ जो है जीत, फर्क के साथ वोट तो हासिल कर लिए लेकिन उनको सीटें नहीं मिली, ये अहम तरीन नुकता है जो इस वक्त सोचने पर मजबूर कर रहा है। बिलखुसूस सियासी इंतखाबात में जीत दर्ज करने के बाद जो लोग हिसाब किताब लेकर के बैठ जाते हैं। इसके अलावा एक अहम तरीन खबर जो आपके सामने रखना है, मुर्शिदाबाद में 67%, 66% मुस्लिम आबादी, फिर भी यहां पर जो है बीजेपी एक तरफा जीत रही है। क्या वाकई में हिंदू मुसलमानों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है? यह भी एक सवाल उठता है। अगर नहीं दिया है तो फिर कैसे जीत दर्ज की? यहां फिर इश्कालात पैदा होते हैं। मुर्शिदाबाद जिला हमेशा से अपनी मुनफरिद आबादी के लिए जाना जाता है। 2011 की मरदमशुमारी के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 67.27% है, यानी 66.27। सियासी हलकों का ख्याल था कि यहाँ की सीटों पर कब्जा करना बीजेपी के लिए एक मुश्किल काम होगा। ताहम ताज़ा तरीन रुझानात ने इस मत को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। 13वीं राउंड के इख्तिताम तक बीजेपी ने गौरी शंकर घोष ने 82,486 वोट हासिल किए थे। दरियासना हुक्मरान टीएमसी की शादनी संघारा ने 40,882 वोटों के साथ बहुत पीछे है और 41,604 वोटों का यह बड़ा फर्क बताता है कि इस बार भगवा पार्टी ने न सिर्फ हिंदुओं की हिमायत हासिल की बल्कि मुस्लिम वोटरों का भी बड़ा हिस्सा हासिल किया है, अगर वाकई में उन्होंने डाला है। अगर नहीं है तो फिर कुछ न कुछ दाल में काला है। मुर्शिदाबाद की तारीख फिरकावाराना कशीदगी, फसादात की तलखियों से भरी पड़ी है। हालिया बरसों में यहाँ तशद्दुद की खबरें बार बार कौमी सुर्खियाँ बनी। ताहम इस इलेक्शन में अवाम ने फसाद की सियासत को मुस्तरद करते हुए अमन सलामती का वाकई में क्या रास्ता चुना है? मकामी लोगों का चर्चा है कि लोग अब माजी की तलखियों को भुलाकर तरक्की के धारे में शामिल होना चाहते हैं। क्या वाकई में बीजेपी आने के बाद मुर्शिदाबाद में तरक्यात होंगी? बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सेक्रेटरी और मरकजी हुकूमत की स्कीमों को मुसलसल फरोग दिया। क्या उसको बंगाल में लाने की कोशिशें होंगी या सिर्फ इंतखाबी नारा होगा और इसका असर जमीन पर नजर आ रहा है या नहीं आएगा? यहां तक कि मुस्लिम अक्सरियती वोटों में भी कमल की मजबूत मौजूदगी साबित करती है कि सिक्योरिटी का मसला मजहबी हुदूद से आगे निकल चुका है।
अब देखना ये है कि जो है जिस तरह से इस वक्त जैसे ही बंगाल में जीत दर्ज की और जिस तरह इस वक्त वहाँ पर एक दूसरे पर हमले करने के अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, इस तरह से एक वीडियो आपको हमारी इसमें भी नजर आएगी जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी गुंडों ने किसी के घर में घुस करके तोड़फोड़ मचाई है और फिर वहाँ की वो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। इसके अलावा भी आज मुख्तलिफ बूथों में किस तरह से जो है एक दूसरे पर हमले हुए वो भी हम लोगों के सामने है। अब जो है सूरत हाल मगरबी बंगाल की बहुत ज़्यादा भयानक होगी, इस तरह की सामने आ रही हैं। पुलिस की भी अब देखिए जो है टीएमसी की कैंडिडेट जो है वो सब आकर के इस वक्त सामने बयान दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी बूथों पर हमले हुए, अंदर घुसे, मारे और भी बहुत सारी चीज़ें। इससे साफ और वाज़े हो जाता है कि जीत दर्ज होने से पहले पहले सिर्फ टीवी में ऐलान आ रहा था कि अक्सरियत हासिल हो रही है, इधर टीएमसी की बूथों में घुसना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो आगे जाकर के क्या और भयानक सूरत हाल मगरबी बंगाल में पैदा हो सकती है, ये जो है वक्त ही बताएगा। वैसे नाज़रीन गिरामी वक्त लंबा हो चुका है, कुछ खबरें रह गई थी। इंशाल्लाह आज के बाद ख़ास बात में लिया जाएगा। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।